स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अगर फुल मार्केट प्राइस पे सिर्फ शेयर्स इशू हुए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर तो कैसे निकाला जाता है। हम लोगों ने देखा है फिर कि बोनस इशू अगर हो ड्यूरिंग द ईयर तो तब कैसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक एग्जांपल देखी है जिसमें ये कंबाइन अगर फुल मार्केट प्राइस वाले शेयर्स भी इशू हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर और बोनस वाले शेयर्स भी इशू हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो वो भी हमने देखा। और एग्जामिनर ज़्यादा इंटरेस्टेड भी इसी में ही होगा क्योंकि ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं उसमें। फिर एक एग्जांपल और रह गई है, सही है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की, और वो है राइट इशू। अगर ड्यूरिंग द ईयर राइट इशू हुआ, सही है, और इसी के अंदर एक और एग्जांपल होगी कि उसमें कंबाइन ये तीनों अगर इन इशू हुए हैं, मतलब कि अगर इसको समझ जाओ तो फिर वो वाली एग्जांपल भी समझ आ जाएगी, इससे एक ही बात है। क्योंकि बोनस और ये फुल मार्केट वाला तो आप लोगों ने पढ़ लिया तो वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। राइट इशू वाली एग्जांपल अभी देख लोगे तो इन तीनों के कंबाइन बस प्रिंसिपल सेम ही है जब अप्लाई हो रहे होंगे। तो देखते हैं ईपीएस विद राइट इशू। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अच्छा, एक बात पहले ये याद रखो ना, जिस तरह मैं बोनस में बताता हूँ कि यार बोनस शेयर्स कुछ भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं लेके आते, तो ये लेके आता है, ये कंट्रीब्यूट करता है। बट बिलो मार्केट वैल्यू मतलब कुछ ना कुछ हमने बोनस का एलिमेंट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया है। हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू से कम पार से ज्यादा पे राइट इशू करते हैं। तो मार्केट वैल्यू से कम मीन्स के थोड़ा बहुत तो हमने बोनस का एलिमेंट इसमें भी लाइक उनको ऑफर कर दिए। मार्केट वैल्यू $3 है, हमने इशू 2.5 पे किया है, और कितने शेयर्स इशू किए हैं? 250। सही है, 1 मिलियन के हर चार पे एक, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? अब टाइम फ्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। बट मैंने बताया कि मार्केट वैल्यू से कम पे इशू किया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बोनस का एलिमेंट हमने दिया है, कुछ ना कुछ बोनस का एलिमेंट हमने इशू किया है अपने मालिकों को। ये जो हमने $0.5 हमने डिस्काउंट दिए है ना राइट इशू करते वक्त, तो ये हमने सेक्रीफाई किया। ये 0.5 रिसोर्सेज हमारे पास नहीं आए, तो रिसोर्स क्या चीज़ नहीं लेके आई? शेयर्स जो इशू किए हैं वो 0.5 रिसोर्सेज नहीं लेके आए। तो ये कितने शेयर्स ऐसे बन जाते हैं टोटल 250 में से? जो 250 शेयर्स हमने इशू किए हैं, सारे शेयर्स हाफ ऑफ डॉलर कम लेके आए हैं, तो ये टोटल मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितने शेयर्स बन जाते हैं जो हमने फ्री में दिए हैं? तो एज्यूम करो कि वो साल के शुरू से ही हमने फ्री में इशू किए हुए थे बोनस की तरह, सही है।
तो इसमें बोनस में तो ये था ना कि एग्जैक्ट हमें शेयर्स पता लग जाते हैं कि इतने शेयर्स बनते हैं। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट शेयर्स नहीं पता लगते, इधर बोनस का एलिमेंट पता लगता है $0.5। वहां पे पूरे के पूरे शेयर पता लगता है कि भाई 250 शेयर्स हमने एज अ बोनस दिए हैं। यहाँ पे 250 शेयर्स पे 0.5 हमने एज अ बोनस दिए। तो देखते हैं इसको कि भाई इसमें बोनस की फ्रैक्शन कितनी बनती है। अच्छा, तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे कि भाई ये सारे शेयर्स एवरेज रिसोर्सेज कितने लेके आए हैं। देखो, हमने 1 for 4 किया ना, एज्यूम कर लो कि ये जो 4 शेयर्स पहले से इन इशू है ना, ये पूरे पूरे रिसोर्सेज लेके आए थे हमारे पास। सही है, जो ऑलरेडी इन इशू शेयर्स है ना, वो पूरे पूरे रिसोर्सेज हमारे पास लेके आए हैं, मार्केट वैल्यू। और जो एक शेयर इशू किए है ना, ये जो राइट इशू की है, वो हमने राइट इशू वाली प्राइस पे की है। सही है, 1 हमने राइट इशू वाली प्राइस पे की है, और फॉर 4 जो 4 पहले से इन इशू थे वो पूरी वैल्यू पे की है। तो ये हमें टोटल रिसोर्सेज पता लग जाएंगे कि 4 शेयर्स ने कितने रिसोर्स ला के दिए हैं, एक शेयर ने कितना रिसोर्स ला के दिया है। तो टोटल रिसोर्सेज पता लग जाएंगे, उनको डिवाइड करें तो टोटल शेयर्स पे। टोटल शेयर्स इन इशू है 5, 4 पहले थे, एक अभी किया। तो एवरेज रिसोर्स पर शेयर आ जाएगा। ये कितना आता है? ये आता है 2.9, 2.8। तो एवरेजली एवरेजली एक शेयर पे 2.85 हमें रिसोर्सेज आए हैं। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, टर्प। सही है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, ये कोई रियल प्राइस है नहीं। बट राइट इशू करते वक्त हमने जो राइट इशू किया, हमने ये चेक किया कि भाई एवरेजली हमारे पर शेयर कितना रिसोर्स आया है। तो ये कोई प्राइस नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ना ही इस पे राइट इशू है। राइट इशू 2.5 पे हुआ है, मार्केट वैल्यू 3 पे हुआ है। तो ये बस एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये कोई रियल या एक्चुअल नहीं है, बस फर्जी वैल्यू है ये। सही है, फर्जी वैल्यू है। तो रियल के रिसोर्सेज जो मार्केट दे रही है वो 3 है, हमने पर शेयर 2.85 लिया है। सही है, पर शेयर 2.85 लिया है। तो हमने बोनस का एलिमेंट कितना दिया है? 0.15 असल में बोनस का एलिमेंट है इसमें। तो हम लोगों ने जो शेयर्स ऑलरेडी इन इशू किए हुए हैं। सही है, देखो हम लोग ये कह रहे हैं ना कि ये जो बोनस का एलिमेंट है 0.15, ये पहले से ही अवेलेबल था। सही है, पहले से ही शेयर्स ने 0.15 के जो बोनस का एलिमेंट है ना, ये पहले से ही इसके जितने भी शेयर्स बनते हैं वो इन इशू थे। सही है, ये हमने एज्यूम करना है। तो यहाँ पे तो राइट इशू वाले शेयर्स वैसे ही आए हुए हैं, तो इनके साथ बोनस फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो पूरे के पूरे राइट इशू आए हुए हैं। इस पे अगर राइट इशू वाला वो फ्रैक्शन लगा दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा बैलेंस तो है ही नहीं हमारा। तो हमने इन पे राइट इशू से पहले पहले वाले शेयर्स पे वो बोनस वाला फ्रैक्शन लगाना होता है, क्योंकि उसके बाद तो राइट इशू वाले फ्रैक्शन, बोनस वाला फ्रैक्शन इनमें आया हुआ है। तो वो बोनस वाला फ्रैक्शन राइट इशू के केस में कैसे आता है कि इन्होंने एवरेजली हमें रिसोर्सेज ला कर दिए हुए हैं। एज्यूम करो कि इन्होंने वो रिसोर्सेज कम नहीं, सारे के सारे ला कर दिए थे। सही है, वो वाले शेयर्स हमने बढ़ा देने हैं, इनके शेयर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर, तो इनके शेयर्स थोड़े बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या बोनस फ्रैक्शन है? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टर्म। कि इन्होंने एवरेजली इतना लाकर दिया हुआ है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इतना नहीं। वो शेयर्स पहले से ही जो एक्स्ट्रा थे ना, वो 0.15 वो पहले से ही इशू था। तो हमने क्या करना है, वो पुराने वाले शेयर्स को जितना उन्होंने रिसोर्सेज लाकर दिए हुए हैं उससे डिवाइड करो, क्योंकि इतने तो उन्होंने रिसोर्सेज असल में ला दिए हुए हैं एवरेजली। हम एज्यूम कर रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा लाकर दिए हुए थे, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सही है, ऑलरेडी जो आंसर आ रहा होगा ना, इससे आंसर ऑलरेडी 500 आ रहा होगा।
तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो वो क्यों किया कि यार वो जो एक्स्ट्रा शेयर्स उसमें जो हमने कुर्बान किए हैं ना 0.15 0.15 250 शेयर्स पे, तो देखते हैं उसके कितने शेयर्स बनते हैं। तो वो शेयर्स इसमें ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे 6 मंथ के। इसके बाद वाले में तो वैसे ही एडेड है। सही है, बात समझ आइए। मैं भी एग्जांपल बताता हूँ। हमने इसमें ये देखा है कि राइट इशू वाला फ्रैक्शन राइट इशू से पहले पहले अप्लाई करना होता है, जिस तरह बोनस इशू का फ्रैक्शन बोनस इशू से पहले पहले अप्लाई करना होता है। 143 राइट इशू है, तो 143 मीन्स 1500 डिवाइडेड बाई 3, तो 500 शेयर्स इशू आए हैं। और फिर हमने अक्टूबर में 1000 शेयर्स और इशू किए। अच्छा, तो सबसे पहले टाइम फ्रैक्शन। ये अप्रैल तक इतने शेयर्स थे। फिर जून के एंड तक, फिर जुलाई से लेके सितंबर तक, और फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। सही है, सब में मैंने क्वार्टर क्वार्टर का गैप रखा है। अच्छा, अब राइट इशू देखो यहाँ पे हुआ हुआ है। इससे पहले पहले वाले में बोनस फ्रैक्शन लगाना है। राइट इशू का जो बोनस फ्रैक्शन होता है ना वो लगाना है। इससे पहले पहले राइट इशू से पहले पहले, तो कितना होगा बोनस फ्रैक्शन? तो मार्केट वैल्यू तो 3 है, टर्प निकाल लेते हैं। हमने पहले 3 शेयर्स इन इशू किए हुए थे, उस पे एक एक शेयर दिया है। तो ये एज्यूम करो कि 3 3 शेयर्स जो पहले से इन इशू थे उन्होंने पूरे रिसोर्सेज ला कर दिए हैं, और जो एक शेयर हमने इशू किया उसने कितना रिसोर्स ला के दिया? 2। जो 3 3 शेयर्स थे पहले के इन इशू, उन्होंने पूरे पूरे रिसोर्सेज ला कर दिए हैं, और जो एक शेयर इशू किया उसने $2 ला कर दिया। तो टोटल शेयर समझो 4 इशू हुए हुए हैं, उन्होंने रिसोर्सेज कितने कितने ला कर दिए हैं? तो 11 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 2.75। सही है, तो 2.75। तो इन शेयर्स ने हमें एवरेजली लाकर दिए हुए हैं 2.75। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि उन्होंने पहले से ही ज्यादा ज्यादा लाकर दिए हुए थे रिसोर्सेज, वो बोनस वाला एलिमेंट हम शेयर्स में ऐड कर लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टर्म, इसी तरह इन शेयर्स के साथ भी सही इशू से पहले पहले वाले शेयर्स के साथ ये मल्टीप्लाई करना है।
सही है, नंबर ऑफ शेयर्स, अकाउंट का जो बैलेंस मूव कर रहा होता है, ये सारी ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। सही है। तो इसी तरह राइट इशू विद बोनस अगर हो जाए, बोनस इशू भी इस साल हुआ हुआ हो, तो बोनस इशू और राइट इशू के कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर लो। तो 1 for 5 मीन्स 500 शेयर्स हमने इशू किए हैं। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? टाइम फ्रैक्शन सबसे पहले, देखो यहाँ पे दो बोनस फ्रैक्शंस होंगे, एक राइट इशू का भी और एक बोनस इशू का भी। बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन अप्लाई करो बोनस इशू से पहले पहले, राइट इशू का बोनस फ्रैक्शन अप्लाई करो राइट इशू से पहले पहले। बात समझ आई है? तो बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन, बोनस इशू यहाँ पे हुआ है, बोनस इशू से पहले पहले बोनस वाला फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो 2 for 3 मीन्स हर 3 पे 2 दिए तो 5 हो गए उनके पास। तो पहले से एज्यूम करो कि 5 5 शेयर्स उनके पास हैं। सही है, बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन था। और अब राइट इशू का बोनस फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टर। हमने एज्यूम करना है कि ये जो 5 शेयर्स पहले से इन इशू हैं, उन्होंने पूरे पूरे रिसोर्सेज ला कर दिए हैं। और ये जो एक राइट इशू हमने किया है, उसने हमें ला कर दिया $4। तो 5 पर 1 की है, मतलब अब टोटल 6 6 शेयर्स हो गए हैं। तो क्या वैल्यू आती है? ये हो जाएगा 25, 4 तो 29, 29 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 5 के करीब करीब आंसर आएगा। 4.8 कर लो या 4.9 कर लो, 4.8 कर लो। सही है, 4.8 फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब टर्क निकल आया। बोनस फ्रैक्शन क्या है राइट इशू का? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टर्क। तो मार्केट वैल्यू इज $5 और टर्क है 4.8। तो राइट इशू से पहले पहले अप्लाई करो।
अब देखो जब राइट इशू हुआ है, जब राइट इशू है इस एग्जांपल में, यहाँ पे राइट इशू हुआ है, ना उस पे बोनस फ्रैक्शन लगा, इशू फ्रैक्शन। वाई? क्योंकि इन शेयर्स में राइट इशू वाले भी शेयर्स हैं, इन शेयर्स में राइट इशू वाले शेयर्स भी हैं और बोनस वाले शेयर्स भी हैं। तो इन पे अगर फ्रैक्शन लगा दें तो ये तो वो शेयर्स और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। बात समझ आई है? तो इसीलिए इन पे बोनस फ्रैक्शन तब तक अप्लाई किया जाता है जब ये इशू हुए हैं ना, उससे पहले पहले, क्योंकि जब ये इशू हुए हैं तो उसमें तो ये आ गए शेयर्स, तो अब अगर फ्रैक्शन लगाया तो ये और बड़े हो जाएंगे। सही है? तो इसकी एग्जांपल करते हैं। सही क्वेश्चन है, गारफिश हैड अ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स ऑफ 3 मिलियन। तो प्रॉफिट दिया, अर्निंग्स दिया आपको। वो कह रहे हैं इस साल के स्टार्ट में कितने ऑर्डिनरी शेयर्स थे? 2.4 मिलियन। और फिर हम लोगों ने चौथे महीने में 142 राइट इशू की है। चौबीस सौ शेयर्स थे, 142 मीन्स 1200 शेयर्स हमने राइट इशू की है। तो टोटल शेयर्स कितने होते गए? सही है, 2400 पहले और 1200 फिर हमने राइट इशू किया। अच्छा, टाइम फ्रैक्शन लगा लो। और कुछ इशू हुआ था अप्रैल में इशू किए, बस नहीं की और कुछ भी नहीं इशू हुआ, तो पहले तो टाइम फ्रैक्शन लगा लो ना। चौथे महीने में राइट इशू हुआ था तो उसके बाद बस कोई इशू नहीं हुआ, तो 9 महीनों तक राइट इशू हुआ रहा। अब यहाँ पे राइट इशू से पहले पहले बोनस फ्रैक्शन लगाना है राइट इशू का। और बोनस फ्रैक्शन क्या है? मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टर्क। सही है, और मार्केट वैल्यू क्या है? $2। और टर्क कितना होगा? हमने राइट इशू किया है, तो एज्यूम करो ये पहले वाले जो शेयर्स थे इन्होंने हमें पूरे रिसोर्सेज ला कर दिए हैं, बट ये जो एक शेयर हमने इशू किया है इसने तो हमें 1.4 ला कर दिया है। तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1.4। टोटल हो गया 5.4। और टोटल कितने शेयर्स हैं? 142 किया तो टोटल 3 हो गए, तो ये कितना बन जाता है? 1.8। तो टर्प आया हमारे पास 1.8। इन शेयर्स ने हमें एवरेजली 1.8 रिसोर्सेज ला कर दिए हैं, बट हम ये एज्यूम करेंगे कि वो जो 0.2 बोनस वाला एलिमेंट था, चूंकि उसने कुछ ला कर तो हमें नहीं दिया, तो वो शुरू से ही इन इशू था, राइट इशू से पहले पहले ही इन इशू था। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कोई 666 बन रहे हैं शेयर्स, ये वाले, इनको मल्टीप्लाई करो तो 666 बन रहा है। और ये कितने बन जाएंगे? 4 में से
2700। इनको ऐड करोगे तो वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। आंसर जो आए तो उसको सेंट्स में कन्वर्ट करना है। सही है, सेंट्स में कन्वर्ट करना है, और $1 के 100 सेंट्स हैं। बेसिक ईपीएस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उसमें एक और बात है जो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं है, और वो बात सिर्फ और सिर्फ कब आती है? इस वक्त। अब इसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने हैं ये तुम लोगों ने सीख लिया। जैसे कि कैसे निकालने हैं, बोनस इशू के वक्त बोनस इशू से पहले पहले बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करो, और राइट इशू के वक्त राइट इशू से पहले पहले राइट इशू का बोनस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करो। बोनस इशू का बोनस फ्रैक्शन क्या था? 1/5 अगर हो तो बोनस फ्रैक्शन क्या होता है? 6/5। सही है, 6/5। और राइट इशू में क्या था बोनस फ्रैक्शन? सही है। तो बोनस इशू और राइट इशू से पहले पहले वाले शेयर्स पे उनका फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो तुम लोगों ने सीख लिया। अब वो दूसरा काम क्या है जो बात मैंने बतानी थी, वो ये है कि जब भी राइट इशू या बोनस इशू होता है ना, तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो बोनस वाला एलिमेंट साल के शुरू से ही इशू था, और हम लोग उन शेयर्स में वो एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब उस बोनस वाले एलिमेंट ने कुछ कमा कर नहीं दिया तो हम ये एजम्पशन कर सकते हैं। तो भाई बोनस, ये ईपीएस तो हम लोग कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? कंपैरिजन पर्पस के लिए। अब इस साल के ईपीएस में ये बोनस वाला फ्रैक्शन आया हुआ है। अब जब मालिक इस ईपीएस को पिछले साल के ईपीएस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, सॉरी कंपेयर, जब कंपेयर करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये डिसीजन मेकिंग कुछ सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिछले साल वो बोनस वाला फ्रैक्शन तो था ही नहीं। हालांकि रिसोर्सेज ना वो बोनस वाले फ्रैक्शन ने पिछले साल ला कर दिए हैं बोनस, लाइक कि वो रिसोर्सेज, वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जितने का वो बोनस बन रहा था, ना ही इस साल वो रिसोर्सेज ला कर दिए हैं। तो इस साल के रिसोर्सेज पे जब तुम लोगों ने ये एजम्पशन ले आए हो कि भाई वो रिसोर्सेज पहले से ही मौजूद थे, वो बोनस वाला एलिमेंट पहले से ही मौजूद था, तो इस साल के ईपीएस में तो वो एलिमेंट आ चुका है। बट क्या पिछले साल में वो आया है? नहीं आया। अब पिछले साल भी वो फ्रैक्शन, वो बोनस नहीं था, इस साल भी नहीं था। तो जब इस साल में डाल दिया तो पिछले साल वाले में भी डालो ना। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने करंट ईयर, फॉर एग्जाम्पल X7 चल रहा है, X7 में जब ईपीएस निकाल रहे थे ना इस साल, तो हमने वेटेड एवरेज शेयर्स में ये वाला एलिमेंट हम ले आए हैं। बट ओनर्स ने इसको कंपेयर करके देखना होगा इसके साथ, इस साल के ईपीएस के साथ। अच्छा, बोनस वाला एलिमेंट हमने इनके साथ क्यों मल्टीप्लाई किया था इसकी कैलकुलेशन में? कि एज्यूम करो कि वो सारा साल ही इशू थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसोर्स तो ला के नहीं दिए। तो यही तो सोचो ना कि पिछले साल भी तो नहीं ला के दिए। तो पिछले साल हम क्या करेंगे? अब पिछले साल का ईपीएस तो ऑलरेडी निकला हुआ होगा। पिछले साल का ईपीएस तो ऑलरेडी निकला हुआ है। पिछले साल का ईपीएस तो ऑलरेडी निकला हुआ है। तो वो ईपीएस में जो शेयर्स थे, उन शेयर्स में वो बोनस वाला फ्रैक्शन नहीं डाला हुआ। तो अब वो बोनस वाला फ्रैक्शन हम कैसे लेके आए? क्या पता वो वाले हमारे पास, क्या पता वो डेटा ही ना मौजूद हो। अब बोनस फ्रैक्शन तो चलो हमारे पास इस साल है, हमने इस साल वाला बोनस फ्रैक्शन पिछले साल में भी डालना है। बट पिछले साल का तो इतना डेटा तो नहीं मौजूद होगा हमारे पास। वो भी तो कौन इतनी लंबी कैलकुलेशंस करे, दोबारा से वो ईपीएस कैलकुलेट करें, इस साल का भी ईपीएस कैलकुलेट करें, पिछले साल का भी दोबारा से करें। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पिछले साल वाला जो ईपीएस का फिगर है, पिछले साल की स्टेटमेंट में से वो फिगर उठाएं, और उसके साथ कोई ऐसा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करें कि वो पिछले साल वाला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, उसमें ये वाला फ्रैक्शन चला जाए। बात समझ आई है? वैसे अगर ज़रा कॉन्सेप्ट देखो कि पिछले साल वाले में अगर हम लोग फ्रैक्शन ऐड कर दें तो ये शेयर ज़्यादा हो जाएंगे। जाहिर बात है, वो पिछले साल वाले में भी हम वो बोनस वाले शेयर्स ऐड करने लगे हैं, तो ये शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, ईपीएस क्या हो जाएगा? कम। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। इस साल भी
जब राइट इशू नहीं हुआ था उससे पहले पहले वाले शेयर्स में हमने वो एक्स्ट्रा एलिमेंट बोनस का डाल के उनको इंक्रीज कर दिया। जब ये नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए तो इस साल का ईपीएस भी गिरा है, तो पिछले साल वाला भी गिराना है ना। किस तरह कि पिछले साल वाले में भी वो एक्स्ट्रा शेयर्स हमने ऐड करने हैं। सही है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा। तो उससे क्या होगा, ईपीएस गिर जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ईपीएस के साथ हम डायरेक्ट ही बस वो जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई करें? तो यस है। इस साल के ईपीएस जो आपने निकालना है ना, वो टॉपिक खत्म हो चुका है, वो वैसे ही निकालना है जिस तरह मैंने बताया बोनस फ्रैक्शन लगाकर। अब पिछले साल वाले को किस तरह से चेंज करना है, तो टॉपिक है रीस्टेटमेंट। एग्जामिनर इसका नाम लेगा रीस्टेटेड ईपीएस, रीस्टेटेड कंपैरेटिव फिगर, रीस्टेटेड ईपीएस। अच्छा, किस तरह रीस्टेट करेंगे पिछले साल वाले को? इस साल की कैलकुलेशन गाइस उसी तरह ही है। पिछले साल वाले को कैसे रीस्टेट करेंगे? तो पिछले साल का ईपीएस गिवन होगा आपको। पिछले साल का ईपीएस लोगे, फॉर एग्जांपल $0.4 था, 40 सेंट्स। पिछले साल जब आपने अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स किया तो वो $0.4 40 सेंट्स ईपीएस आ रहा था। तो अब आप इसको कैसे रीस्टेट करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे बोनस फ्रैक्शन के साथ, क्योंकि इसको आपने क्या करना है, इसमें वो बोनस वाला एलिमेंट डालना है। अब बोनस फ्रैक्शन देखो कौन सा होगा। अगर इस साल 2017 में बोनस इशू हुआ है तो इस साल की कैलकुलेशन में तो वो बोनस फ्रैक्शन आए हुए हैं, वो मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया हुआ है। पिछले साल वाले में बोनस फ्रैक्शन कौन सा वाला डालेगा अगर बोनस इशू हुआ है? उल्टे बोनस फ्रैक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। उल्टे बोनस फ्रैक्शन, जो बोनस फ्रैक्शन इस साल की कैलकुलेशन में यूज की है उसको उल्टा दो। मैं बताता हूँ क्यों। क्या करना है, याद रखना है, उसको उल्टा दो। इस दफा वाला क्या था, 6/5 था ना। हमने हर 5 पे एक शेयर दिया तो 6 शेयर हो गए थे। हमने 6/5 बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया था, तो उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। 5/6। तो देखो, जब ये डिवाइड होगा 6 से तो इसके 6 पीसेस हो जाएंगे, पिछले वाले ईपीएस के 6 पीसेस हो जाएंगे। हम उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की बजाय कितने रिमेनिंग पीसेस रह जाएंगे 40 सेंट्स के? 5, मतलब वो छोटा हो जाएगा। करके देख लो, इसको करके देख लो। ये हो जाएगा 33.33 सेंट्स। सही है, ये रीस्टेटेड ईपीएस है, रीस्टेटेड ईपीएस है पिछले साल का। तो इस साल का जो ईपीएस निकाला होगा उसको इसको अब हम कंपेयर कर सकते हैं। वाई, क्योंकि इस साल वाले में बोनस फ्रैक्शन गया हुआ है। कौन सा वाला? कौन सा वाला बोनस फ्रैक्शन? जो ठीक वाला था, जो हमने पढ़ा है, 6/5, ये वाला। अच्छा, इसी तरह अगर राइट इशू हुआ होता तो इसका भी सेम केस, कि पिछले साल वाले ईपीएस को किस तरह रीस्टेट करोगे? पिछले साल वाले ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो। पिछले साल वाले ईपीएस को मल्टीप्लाई करोगे, जो इस साल राइट इशू इस्तेमाल की है ना, राइट इशू का बोनस फ्रैक्शन, उसके उल्टे वाले बोनस फ्रैक्शन से। सही है, सीधा वाला बोनस फ्रैक्शन कौन सा था राइट इशू का? मार्केट डिवाइडेड बाय टर्म। अभी किससे, पिछले साल वाले को रीस्टेट कैसे करोगे? टर्म डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। सही है।
तो कैलकुलेशन के लिए गाइस वही प्रिंसिपल्स यूज़ करनी है जो मैंने बताए हैं, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है जब भी राइट इशू या बोनस इशू हो, ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है कि पिछले साल वाले ईपीएसएस को भी हम लोगों ने चेंज करना होता है। अब अगर जेन में सवाल आ रहा है कि भाई ये दोनों हैं इस साल इशू, जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी कि उसमें ये दोनों इन इशू हुए थे इस साल, ये देखो इसमें जब इशू हुआ था, तो जब तक बोनस इशू नहीं हुआ था तो हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया था, बोनस वाला फ्रैक्शन। और जब राइट इशू हुआ था तो उससे पहले पहले राइट इशू वाला फ्रैक्शन। अब अगर ये हमारा डेटा है इस साल का, तो हो इस साल का ईपीएस किस तरह निकलेगा, उसके शेयर्स कैसे निकलेंगे, वेटेड एवरेज शेयर्स का ये लिखा हुआ है सारा फार्मूला। इस साल वाले की कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, बट पिछले साल वाले को रीस्टेट करना पड़ेगा। तो पिछले साल का ईपीएस लोगे और इन दोनों दो, क्योंकि चूंकि हमने इस साल ये दोनों किए हैं ना, तो दोनों बोनस फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे दो, इसी तरह पिछले साल वाले में भी ये दोनों अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल का ईपीएस था $1, हमने इसको रीस्टेट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करो दोनों फ्रैक्शन से। अगर इस साल दोनों इश्यूज हुए हैं, दोनों बोनस इशू राइट इशू हुआ है, तो पिछले साल वाले को दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। बट उल्टा वाला जब भी रीस्टेटमेंट करोगे उल्टे वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। क्या क्या फ्रैक्शंस थे उस एग्जांपल में, ये 5/3 और 5/4.8। 5/3 था तो 3/5 से मल्टीप्लाई करो पिछले साल वाले को, और 5/4.8 था तो 4.8 डिवाइडेड बाई 5 करो। सही है। नॉर्मल जो फ्रैक्शंस थे वो ये थे। याद रखना जो इस साल में अप्लाई हो रहे होते हैं ना फ्रैक्शंस, वो सीधे सीधे होते हैं। और सीधा फ्रैक्शन कौन सा होता है, बड़ा फिगर ऊपर छोटा वाला नीचे। बट जो पिछले साल की रिस्टेटमेंट होती है उसमें क्या, उसको याद रखने के लिए कौन सा फ्रैक्शन होगा कि छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे। सही है, तो ये याद रखना। देख लेते हैं। ये देखो during the year Mac made 1 for 3 right issue at 1.6 when market price was 2.2. लास्ट ईयर ईपीएस was, पिछले साल का ईपीएस दिया। और आपको कह रहे हैं कि रीस्टेट करके बताओ, तो इसको चेंज करते हैं। अब राइट इशू हुआ है ना इस साल, तो राइट इशू का उल्टा फ्रैक्शन लगा दो। मार्केट वैल्यू है 2.2, टर्प निकालते हैं। 3 शेयर्स इशू हुए थे किससे, फुल रिसोर्सेज फुल प्राइस पे 1.6 पे। 1.6 ये हो जाएगा 6.6। और टोटल शेयर्स कितने हैं,
आई थिंक 2 आंसर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेट करके। 2.1, 2.05। तो इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। ये है रीस्टेटेड ईपीएस पिछले साल का। तो रीस्टेटमेंट का क्वेश्चन वो पूछता है लास्ट मंथ, और जब भी बोनस इशू इस साल होगा तो इस साल के ईपीएस तो प्रेजेंट किया जाएगा, बट रीस्टेटेड ईपीएस भी पिछले साल वाला इस साल दोबारा से प्रेजेंट किया जाएगा। सही है, रीस्टेटेड, क्योंकि पिछले साल तो हमने दूसरा ईपीएस इशू किया था, तो वो तो ओनर समझेंगे कि भाई वही वाला ईपीएस है, बट नहीं, हमने तो रीस्टेट कर दिया उसे। अच्छा गाइस, ईपीएस में बेसिक ईपीएस हम लोगों ने देखे, और अब है डाइल्यूटेड ईपीएस। ये छोटा सा ही है, इसमें दो ही एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये हर साल नहीं कैलकुलेट होता, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, कोई रीज़न होती है तब ये कैलकुलेट होता है। हाँ, बेसिक ईपीएस हर साल कैलकुलेट होता है, सही है, हर साल कैलकुलेट होता है, बट ये कभी कभार होता है। तो मे बी ऐसा पॉसिबल होता है कि कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हों या सिक्योरिटीज इशू की हुई हों। सही है, सिक्योरिटीज मींस के कोई बॉन्ड्स वगैरह। ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी सिक्योरिटीज इशू की हुई हों जो कि आज वो सिक्योरिटी ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, बट उन सिक्योरिटीज, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा मेंशन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दे मे गिव राइज टू क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर्स, के वो इक्विटी शेयर्स में फ्यूचर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। सही है, कोई ऐसे आप लोगों ने एग्जांपल कौन सी देखी हुई है? और एक एग्जांपल देखोगे, शेयर ऑप्शंस एंड वारंट्स। सही है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है कि हम लोगों ने बॉन्ड्स ही इशू किए हुए होते हैं, और उस बंदे को बताया होता है कि यार ये जब रिडीम करने का टाइम आएगा तो या तो हम लोग रिडीम करेंगे, बट हम आपको एक और भी इख्तियार दे रहे हैं कि आपकी मर्जी है कि हम हमसे रिडेम्पशन वैल्यू ना लेना, हमसे हमारे शेयर्स ले लेना। और वो पहले से हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतने इतने शेयर्स हम आपको देंगे 1 फॉर 4, या लाइक वो बॉन्ड की वैल्यू पे होता है, 1 फॉर 4 तो नहीं होता कि हर $100 पे हम आपको 2 शेयर्स देंगे या 3 देंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में पोटेंशियल होती है कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स। तो फिर क्या होगा, अगर ये कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर्स में, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि ईपीएस की कैलकुलेशन में। अब ये इन इशू होए नहीं है गाइस, सही है, इन इशू होए नहीं है।
हम ये कह रहे हैं कि इनमें पोटेंशियल है कि ये इशू हो सकते हैं, शेयर्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो फिर क्या होगा? ये शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर वन। और क्या होगा? इन बॉन्ड्स में जो सूद होता है, इन बॉन्ड्स में जो सूद होता है, वो सूद आपको नहीं देना पड़ेगा अगर ये शेयर्स कन्वर्ट हो गए तो। इंटरेस्ट सेव कर लोगे आप, जब इंटरेस्ट सेव करोगे तो अर्निंग्स भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। कितनी अर्निंग्स इंक्रीज होंगी? जितना इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आप सेव कर लोगे, उतने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो टैक्स भी देना पड़ेगा जितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। मैं कहता हूँ आप लोगों ने $100 का इंटरेस्ट सेव किया है हर साल, बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट था? $100 फॉर एग्जाम्पल। जब ये इंटरेस्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इंटरेस्ट नहीं है तो प्रॉफिट 100 से इंक्रीज हो गया। अच्छा, सूद थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि बॉन्ड हमने क्या किया? शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। हमने बॉन्ड को शेयर्स में एज्यूम किया कि अगर ये कन्वर्ट है तो हमारा सूद बच जाएगा। कितना सूद बचेगा? उतनी ही अमाउंट से प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट उतनी अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा तो टैक्स भी उस प्रॉफिट पे देना पड़ता है। तो ओवरऑल कितना सूद हमने सेव किया है आफ्टर टैक्स? मीन्स कि जितना सूद बचता है ना, उसमें से टैक्स हटा दो उतना परसेंट। अगर ये 200 होता तो ये 60 माइनस होता है यहाँ से, तो 140 बच जाता। बात समझ आई है? तो इंटरेस्ट में से उसी का टैक्स हटा दो बस। जब आप यूं करोगे, यहाँ पे वो जो शेयर्स, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है कितने शेयर्स हमने, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो एडिशनल शेयर्स यहाँ पे ऐड करने हैं। कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि शेयर्स इशू हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा शेयर्स ऐड कर दो। और वो शेयर्स अगर इशू हो गए तो सूद बच जाएगा, तो वो सूद से अर्निंग भी इंक्रीज कर दो, बट वो सूद पोस्ट टैक्स लेना है। तो ओवरऑल हमारा मे बी ईपीएस गिर जाए। अगर ईपीएस गिरे तो उसको कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अगर ईपीएस गिर जाए तो उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूटेड ईपीएस। बट अगर नहीं गिरा, इंक्रीज हो गया, बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटेड ईपीएस अगर ज्यादा आ गया तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस है ही नहीं कोई। देखो इधर, डाइल्यूटेड ईपीएस एक इंडिकेशन होती है। ये एक हम इंडिकेशन देते हैं कब? जब हमें, हमने इशू किए हुए होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, मालिकों को हम ये इंडिकेशन देते हैं। अच्छा, जिस जिस साल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इन इशू होगा ना, उस साल बेसिक ईपीएस तो कैलकुलेट होगा ही होगा, जिस तरह मैंने बताया है पहले। उसके साथ साथ और क्या कैलकुलेट होगा? डाइल्यूटेड ईपीएस भी। बट अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड इन इशू है ही नहीं तो बेसिक ईपीएस तो कैलकुलेट होगा, डाइल्यूटेड ईपीएस कोई कोई भी नहीं होगा उस साल, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कब कैलकुलेट किया जाता है? जब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। तो जब कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इन इशू होते हैं जिस साल, उस साल बेसिक ईपीएस के साथ साथ, सही है, जिस साल कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू हुए हुए होंगे
तो बेसिक ईपीएस के साथ साथ हम लोग डाइल्यूटेड भी निकालेंगे, और वो भी सिर्फ कब, जब रियल में डाइल्यूशन आ रही होगी। अगर डाइल्यूशन नहीं आ रही तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस भी नहीं है, और अगर बॉन्ड ही नहीं है इशू तो तब भी डाइल्यूटेड ईपीएस भी नहीं है। सही है, एक ये बात याद रखना। तो हम लोगों ने जब भी कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हुए होंगे, सर पहले आप लोग बेसिक ईपीएस निकालोगे। सही है, इस तरह मैं डेटा लिख देता हूँ कि बेसिक ईपीएस का डेटा था। सही है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स 3 मिलियन था, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आए थे फॉर एग्जांपल अब ये बेसिक ईपीएस ये आ गया, यही आंसर आप लोग बेसिक ईपीएस लिखोगे इस साल। और मैं कहता हूँ कि इस साल डाइल्यूटेड वो कन्वर्टेबल बॉन्ड भी इन इशू है, तो फिर आप लोग डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालोगे इस साल। और वो कैसे निकलेगा कि बेसिक ईपीएस का इंफॉर्मेशन दोबारा से लिखोगे। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस में बेसिक ईपीएस की वैल्यूज दोबारा से लिखोगे, और साथ में आप कन्वर्टेबल बॉन्ड वाली इंफॉर्मेशन लेके आओगे। देखो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त मैंने कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात ही नहीं की थी। सही है, बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में कोई भी कन्वर्टेबल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन नहीं आई थी, बट डाइल्यूटेड ईपीएस में आएगी। क्या क्या? कितने एडिशनल शेयर्स देने पड़ेंगे हमें अगर ये कन्वर्जन वाला ऑप्शन वो ऑप्ट कर ले, वो सेलेक्ट कर ले बॉन्ड होल्डर, तो वो एडिशनल शेयर्स कितने होंगे? और जब अगर उसने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है उन शेयर्स को, उस बॉन्ड को, तो फिर हमें उसको सूद नहीं देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट सेव्ड यहाँ पे लेके आओगे और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे। और कौन सा इंटरेस्ट? आफ्टर टैक्स। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट सेव्ड। सही है, ड्यूरिंग द ईयर। एक साल का प्रॉफिट है, तो एक साल का ही सूद लेके आओगे। अब मैं कहता हूँ कि कुछ कन्वर्जन का डेटा यूं दिया हुआ था। डब्ल्यू कंपनी इशूड 5 लाख 8% कन्वर्टेबल बॉन्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक शेयर फॉर एवरी 500 का बॉन्ड। तो कितने एडिशनल शेयर्स हैं? कितने एडिशनल शेयर्स हैं? 5 लाख टोटल बॉन्ड की वैल्यू है, हर 5 लाख, हर 500 पे एक शेयर दिया, तो ये कितने हो जाएंगे एडिशनल शेयर्स? हर 500 पे एक शेयर,
तो ये कितने हो जाएंगे? 1000। अब इसमें इंटरेस्ट कितना था? 5 लाख का 8%। 40,000, तो मैं 40 लिख रहा हूँ क्योंकि 3 जीरोस यहाँ पे भी कॉमन लिए हुए हैं, तो 3 जीरोस इधर भी कॉमन ले रहा हूँ। 40 सिर्फ लिखा है मैंने। बट इसको इंटरेस्ट को डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसमें से टैक्स हटाओगे इंटरेस्ट का, तो फॉर एग्जांपल 30% टैक्स है। सही हो गया, तो ये हो जाएगा 3028 डिवाइडेड बाय 4300। अब देखो क्या डाइल्यूटेड ईपीएस असल में डाइल्यूटेड ईपीएस है भी या नहीं। तो पहले बेसिक ईपीएस निकालो, क्या वैल्यू आती है। देखो कि डाइल्यूटेड वाकई में गिर रहा है या नहीं गिर रहा। अगर नहीं गिर रहा तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस कोई है ही नहीं इस साल। ये आ रहा है 90 सेंट्स, 91 सेंट्स ऑलमोस्ट। $0.90 आ रहे हैं, तो 91 सेंट्स मैंने लिखा है। और ये डाइल्यूटेड आ रहा है, यस 70 सेंट्स। तो पहले नॉर्मल हमारा बेसिक ईपीएस कितना है रियल का, जो इस साल रियल का ईपीएस है वो है 91 सेंट्स। बट हमें लग रहा है कि फ्यूचर में अगर ये कन्वर्ट हो गए तो हम अपने ओनर्स को पहले से बता दें कि अगर ये कन्वर्ट होए तो ये मत सोचो कि कंपनी फ्यूचर में भी 91 कमाएगी। तो हमने उस 91 के साथ ही लिख दिया कि भाई इसमें डाइल्यूशन भी आ सकती है। और ये ईपीएस कहाँ तक जा सकता है? 70। अपने माइंड में तुम एज्यूम करो कि 70 तुम कमा लोगे, अगर ये कन्वर्ट भी हो गए तो कितने की डाइल्यूशन आई है गाइस? वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। अब अगर मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ कि बेसिक ईपीएस आप लोगों ने कैलकुलेट किया वो 91 सेंट्स था। जब आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन डाली बेसिक ईपीएस में और डाइल्यूटेड की, और वो 95, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कोई भी नहीं है फिर, क्योंकि डाइल्यूशन तो हुई ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाएं तो हमारा ईपीएस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा। तो फ्यूचर में जब इंक्रीज का पोटेंशियल हो अर्निंग्स में, वो हम पहले से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट उसको शो करने नहीं देता। तो इंक्रीज इन ईपीएस हम नहीं शो कर सकते, सिर्फ डाइल्यूशन शो कर सकते हैं। बात समझ आई नहीं है? तो ये बहुत आसान है। आप लोगों को कन्वर्जन, ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, इसका डेटा गिवन होगा बिल्कुल क्लियर कट, ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है। सही है, बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ होगा। आप लोगों ने इसमें से डेटा उठाना है, और जो बेसिक ईपीएस का डेटा दिया हुआ होगा ना, आप लोगों ने उसमें वो डेटा इनपुट कर देना है। ये बेसिक ईपीएस का डेटा था। बेसिक ईपीएस के साथ साथ डाइल्यूटेड किस तरह कैलकुलेट होता है कि बेसिक ईपीएस में ही उस बॉन्ड का इंटरेस्ट सेव पोस्ट टैक्स और एडिशनल शेयर्स बीच में बेसिक ईपीएस वाले डेटा में इनपुट कर दो, तो डाइल्यूटेड ईपीएस आता है। सही है, तो ये बहुत लाइक कि बिल्कुल डायरेक्टली डायरेक्टली आप लोगों को ये वैल्यूज गिवन होंगी, कोई इतनी लंबी कैलकुलेशन वो नहीं करवाएगा आपसे। अब डाइल्यूटेड ईपीएस एक और भी एग्जांपल है। ये तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की थी, एक है शेयर ऑप्शंस और वारंट्स का। तो वो इससे भी छोटी और मुख्तसर सी उसकी ट्रीटमेंट है, तो वो करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अगर इन इशू हो तो डाइल्यूटेड ईपीएस किस तरह निकलता है वो हम देख रहे थे। तो ये क्वेश्चन है, कोरल को हैज़ नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आप लोगों को दिया हुआ है सबसे पहले, और कितने शेयर्स थे, इतना।
तो बेसिक ईपीएस की इंफॉर्मेशन आ गई, प्रॉफिट भी है और शेयर्स भी हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई कन्वर्टेबल बॉन्ड भी इन इशू था। बॉन्ड का तो बेसिक ईपीएस में कोई काम नहीं है। बेसिक ईपीएस अगर पूछता तो उसका डेटा मुकम्मल है, अभी तक हमें दिया हुआ है उसका पहली 2 लाइनों में। बट कन्वर्टेबल बॉन्ड का डेटा जब वो देता है तो फिर वो डाइल्यूटेड ईपीएस पूछ रहा है। और वो बॉन्ड की वैल्यू थी ये, और मार्केट इंटरेस्ट रेट 8% था, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और 50 शेयर्स फॉर $100। बॉन्ड इसका कन्वर्जन का ऑप्शन है और टैक्स भी गिवन है। तो सारे का सारा डेटा एग्जामिनर आपको देगा, आप लोगों ने रूल याद रखना है। ये वो कन्वर्टेबल बॉन्ड की इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो प्रॉफिट हमारा है, उसने दिया हुआ है स्टार्ट में ही, मैं 3 जीरोस कॉमन ले रहा हूँ, और उसने कहा 6 मिलियन शेयर्स थे। सही हो गया। अब देखते हैं कि बॉन्ड के कितने शेयर्स हैं। इतने का बॉन्ड है और हर $100 पे 50 शेयर्स हैं, तो बस उसका हाफ ले लो, सिंपल है। उसका हाफ ले लो, 125 0 0 0 आगे आएंगे तो 1250 मैं लिख रहा हूँ, 3 जीरोस कॉमन लेकर। ये मैंने किस तरह निकाला है, टोटल बॉन्ड इतने का है, उसके हर $100 पे हमने क्या 50 शेयर्स देंगे, तो बस मैंने इसका हाफ ले लिया डायरेक्टली। सही है, तो इतने शेयर्स हम देंगे उसको, 3 जीरोस कॉमन ले गए। और टैक्स कितना सेव होगा, इतने के बॉन्ड पे 8% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना सेव होगा, इतने के बॉन्ड पे 8% इंटरेस्ट है, तो ये कितना इंटरेस्ट बनता है, 200। कैलकुलेट करके देखो। 200, तो 200 हमारा इंटरेस्ट सेव होगा, नो डाउट। बट उस पर 28% टैक्स भी तो देना है, तो इसमें से इसी का 28% माइनस कर लो, तो वो कितना बनता है, 56। तो ये 144 बन गया ये टोटल। आंसर निकाल लेते हैं। ऑप्शन डी बन रहा है। सही है, ऑप्शन डी बन रहा है इसमें। आगे चलते हैं, और डाइल्यूटेड ईपीएस की एग्जांपल थी वो, सिचुएशन जो थी कि ऑप्शंस या वारंट्स हम लोगों ने इशू किए गए हों, तो तब डाइल्यूटेड ईपीएस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन और वारंट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट which gives
देखो आपने अपने किसी डायरेक्टर को रिटेन करके रखना है कि यार ये हमसे जाए ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर है। तो आपने उसको क्या कहा कि भाई तुम मेरे मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, और उसमें ये है कि 3 साल बाद मैं तुम्हें अपनी कंपनी का इतने शेयर्स इतने पैसों पे दूंगा। अब वो पहले से हमने डिसाइड की हुई होती है। अब इसमें एक मज़े की बात देखो, अब तुम वो डायरेक्टर बन के सोचो कि तुम्हें एक बंदे ने पहले ही बता दिया है कि भाई मैं तुम्हें $2 पर शेयर के 2 लाख शेयर्स दूंगा। अब ये एक डायरेक्टर को बताया हुआ है कंपनी ने, सही है, और तुम वो डायरेक्टर हो, अब तुम्हें एक ऑफर आई हुई है पहले से कि $2 का वो शेयर हमें मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 2 ईयर। और इसमें एक और शर्त भी ये है कि तुम एम्प्लॉयमेंट छोड़ के नहीं जाओगे तब तक। अगर छोड़ी हुई हुई तो फिर ये ऑप्शन तुम्हारे लिए नहीं है। सही है, वो डायरेक्टर को हमने रोकने के लिए हमने ऑप्शन दे दिया। तो एज अ डायरेक्टर, तुम लोग डायरेक्टर हो, सोचो ज़रा तुम ये ऑप्शन ऑप्ट करोगे क्या अवेल करोगे, तो अब ये तुम्हारी मर्जी है। सही है, तुम्हारी मर्जी है। अब वापस आओ और कंपनी के अकाउंटेंट बन के सोचो कि तुम्हारी कंपनी ने ये ऑफर दी हुई है, तो क्या हमारे ईपीएस जो बेसिक ईपीएस है इसमें क्या फ्यूचर में डाइल्यूशन आ सकती है? तो यस आ सकती है। कब? अगर वो डायरेक्टर ये शेयर्स, ये ऑप्शन ऑप्ट कर ले, इसको अवेल कर ले। बात समझ आई है? तो हमने एक ऐसा ऑप्शन इशू किया हुआ है, हम मीन्स कंपनी जिसके हम अकाउंटेंट्स हैं, हमने एक ऐसा ऑप्शन जो है ना इशू किया हुआ है जो हमारे आज के ईपीएस को फ्यूचर में लाइक के, देखो फ्यूचर में डाइल्यूशन आ सकती है ना उसमें, तो अगर हमने वो डाइल्यूशन आज ना बताई तो मालिक तो कुछ और सोच के बैठे हुए होंगे, कुछ और फैसले कर रहे होंगे, और कल को उनको अचानक से अगर ये ऑप्शन उस डायरेक्टर ने ऑप्ट कर लिया तो उनको तो सरप्राइज मिल जाएगा। तो इसीलिए हम पहले से बेसिक ईपीएस के साथ साथ फ्यूचर में जो डाइल्यूशन आनी है उसको अभी से कैलकुलेट करके बता देंगे हम लोग। सही है, वो भी प्रेजेंट कर लेंगे। अच्छा, अब सीन क्या है, मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे। सही, मैं एग्जांपल लिखता हूँ। ये दरअसल इसमें ना हम लोग जो ऑप्शन देते हैं ना, ये एक राइट इशू की तरह है। सही है, ये एक राइट इशू की तरह था। तो इसमें जो ऑप्शन देती है वो मार्केट वैल्यू से कम होता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू वाला ही अगर ऑप्शन दिया तो डायरेक्टर फिर नौकरी पे क्यों रुका रहे? कि एक शेयर जो मार्केट में भी उतने के ही लोगों को मिलता है, मुझे भी उतने के ही मिल रहा है, तो मैं कहीं और नौकरी करता हूँ, ये शेयर्स लेने हुए तो मैं मार्केट वैल्यू पे ले लूंगा। तो इसीलिए उसको रिटेन करने के लिए हम लोग कम प्राइस उसको, उसके साथ हम लोग एग्री करते हैं। तो इसमें सीन क्या है देखो जरा। फॉर एग्जांपल बोला कि भाई मार्केट में $4 है, मैं तुम्हारे साथ ऑप्शन रखता हूँ, एग्री करता हूँ कि तुम्हारे पास राइट है कि तुम $2 पे 2 लाख शेयर्स ले सकते हो इन फ्यूचर। सही है, तो अब कंपनी के परस्पेक्टिव से सोचो, कंपनी अगर यही शेयर्स मार्केट में इशू करती तो कितना रिसोर्सेज आते। बट इस डायरेक्टर ने अगर ऑप्ट किया, इस ऑप्शन को अगर एक्सरसाइज किया, तो इतने रिसोर्सेज आएंगे। तो फ्री के रिसोर्सेज कितने हैं? इनमें डिफरेंस, फ्री के रिसोर्सेज कितने हैं मार्केट वैल्यू और ऑप्शन में डिफरेंस। तो फ्री के कितने हमने उनको दे दिए। अगर हम कहें कि $2 हमने हर शेयर पे छोड़ा है, 2 लाख शेयर्स पे हर शेयर पे हमने $2 छोड़ा है, तो टोटल कितने शेयर्स मुफ्त में दे दिए हैं? अगर एक शेयर $4 का हो तो जितने शेयर्स हैं देखो टोटल, इतने शेयर्स पे इतने फ्री रिसोर्सेज बनते हैं। गाइस वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने एक बंदे को लाइक अपने डायरेक्टर को ऑप्शन दिया है कि भाई आप फ्यूचर में इतने शेयर्स ले सकते हो $2 पे। हालांकि मार्केट वैल्यू चल रही है क्या 4, तो कितना हमने, देखो अगर ये 2 लाख हम मार्केट में शेयर्स इशू करते तो इतने रिसोर्स आने थे। हमने उसको जो है अगर वो ऑप्ट कर ले तो कितना रिसोर्स आएगा, इतना।
मीन्स के रिसोर्सेज पूरे नहीं आए, तो इसका मतलब है हम उसको कुछ ना कुछ फ्री में देने लगे हैं। अब कितना देने लगे हैं फ्री में, तो ये देखो इतने रिसोर्सेज मार्केट से आते, बट डायरेक्टर से इतने आएंगे, तो इतना फ्री है। तो देखो कि ये फ्री रिसोर्स जो है इसके शेयर्स कितने बनते हैं। तो ये जो फ्री रिसोर्स है मार्केट के हिसाब से ये 1 लाख शेयर्स बनते हैं। जो फ्री रिसोर्सेज हम लोग दे रहे हैं डायरेक्टर को या जिसके पास भी ये ऑप्शन है, फ्री शेयर्स बन रहे हैं कितने, 1 लाख शेयर्स। सही है। तो अब क्या होगा, अब डाइल्यूटेड ईपीएस किस तरह निकलेगा। डाइल्यूटेड ईपीएस में भी पहले बेसिक ईपीएस का डेटा आएगा, और उसके साथ ऑप्शंस का डेटा आएगा। अब ऑप्शंस में हमने देखा है कि भाई हमने फ्री के शेयर्स इन इशू किए हुए हैं कितने, अभी किए नहीं है, बट फ्यूचर में ये पोटेंशियल इसमें है कि ये फ्री में इशू हो सकते हैं। बाकी शेयर्स का मसला नहीं है, देखो असल में हम 2 लाख शेयर्स इशू करेंगे, बट वो 2 लाख शेयर्स कुछ थोड़े बहुत पैसे लेके आएंगे। सही है, बट वो मार्केट से कम लेके आएंगे। तो फ्री का हम कितना हम लोग बोनस दे रहे थे उसको, डायरेक्टर को या जिसके पास भी ये ऑप्शन है। तो हमने देखा कि मार्केट में ये शेयर्स हमें कितना लाकर दे सकते हैं, बट ये ऑप्शन हमें असल। सही है, तो मार्केट में ये 8 लाख ला के हमें दे सकते थे, बट असल में ये अगर ऑप्शन अवेल होता है, ऑप्ट होता है, तो ये 4 लाख ला कर देगा। तो फ्री का रिसोर्स कितना हो गया, 4 लाख। तो मार्केट के हिसाब से वो 1 लाख शेयर्स बनते हैं। तो एडिशनल शेयर्स ये जो फ्री वाले हैं वो इधर ले आओ। और गाइस ये ऑप्शंस है, ये कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं है जिसका सूद होता है, तो सूद वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस का फार्मूला है जब ऑप्शंस हो। तो ऑप्शंस के लिए तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये एडिशनल शेयर्स निकालने हैं। एडिशनल शेयर्स किस तरह से निकालने हैं कि दोनों जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी और ऑप्शन के हिसाब से भी, और जो ऑप्शन वाले शेयर्स हैं ना उनके रिसोर्सेज देख लो। सही है, ऑप्शन वाले शेयर्स। तो फिर देखो कि हम कितना फॉरगॉन कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, और मार्केट के हिसाब से वो सेक्रीफाई कितने शेयर्स बनते हैं, तो वो एडिशनल शेयर्स बनते हैं वो इधर लाकर ऐड कर देना। सही है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस इतना ही है। अभी सैंपल करवाता हूँ मैं किट में से ये ऑप्शंस वाले की, और इससे पहले एक समरी बना दूँ। देखो अगर तो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, तो उसमें सूद होता है, वो सूद सेव हो जाता है। और उसमें शेयर्स का कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। और अगर क्वेश्चन में शेयर ऑप्शन है, तो बस फिर इधर डिनोमिनेटर में फ्री शेयर्स लेके आने हैं, फ्री वाले शेयर्स। सही है, फ्री वाले शेयर्स लेके आने हैं। अच्छा, ये फ्री शेयर्स निकालने का एक और फार्मूला भी है जो बुक में है, और तुम लोग वैसे ही निकालना जैसे मैंने बताया, वो आसान है और कंसेप्चुअल भी उसी से याद रहता है बंदे को। सही है, शेयर ऑप्शंस मेरे वाले इसमें 2 लाख शेयर्स थे।
ऑप्शन की प्राइस मैंने $2 लगाई हुई थी और मार्केट में 4 चल रही थी, तो यहाँ से भी 1 लाख ही फ्री शेयर्स आएंगे। ये देखो, ये हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 तो 1 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख सारा। तो 2 लाख में से 1 लाख गया, तो 1 लाख फ्री शेयर्स रह गए। और जिस तरह मैंने भी किया तो उस तरह भी 1 लाख ही आता है। एक क्वेश्चन करते हैं। आइस्कोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने हैं? और इस साल के शुरू में कितने शेयर्स थे और कोई और मजीद शेयर्स इशू नहीं हुए? सही है। तो बेसिक ईपीएस ये है जो ये फार्मूला मैंने लिख दिया। बट वो कह रहे हैं कि भाई 1 मिलियन आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस भी हैं इस साल, और ऑप्शन की प्राइस क्या है? 3, और मार्केट की प्राइस क्या चल रही है? 5। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बस फ्री शेयर्स लाकर ऐड कर देना है। सही है। तो फ्री शेयर्स निकालते हैं, पहले मेरे तरीके से निकालते हैं कि 1 मिलियन शेयर्स का ऑप्शन है $3 पे, हालांकि ये हमें दे सकते हैं $5 मार्केट में। तो ये रिसोर्सेज लाकर देंगे 3,000, हालांकि लाकर दे सकते थे 5,000। तो कितना फ्री रिसोर्स है? मार्केट के हिसाब से ये कितने शेयर्स बन जाते हैं? तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। सी ऑप्शन बनता है। तो रूल याद रखो, क्वेश्चन बहुत आसान होंगे ईपीएस पे। मतलब डेटा वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, डेटा सारा सामने ही लिखा हुआ होगा।